स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे प्यारे शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला। और भारतीय पाठशाला में टॉपिक वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य का आज इतिहास को लेकर हम आए हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपना रिवीजन आकलन करने के लिए जांचने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लगभग परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं में से ये प्रश्न आएंगे, क्यों हर किसी के ही ये क्वेश्चन परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ज़रूर इनमें से ही प्रश्न आएंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। निश्चित रूप से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद जांच कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारयुक्त क्वेश्चन है वो हमेशा आपके समक्ष हम अपने छोटे से मंच के माध्यम से लाने का सार्थक प्रयास करते हैं। तो आज हमने लाए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप ज़रूर है वो एक बार इन पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। और पहला ही प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? तो पहला ही प्रयास किसका था? गार सदैह तासी का। अब गार सदैह तासी द्वारा लिखे गए इतिहास का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है कि जो हिंदी साहित्य के लेखन की जो प्रक्रिया चली थी सबसे पहले इतिहास लिखने की, वो शुरुआत तो किसने की थी? गार सदैह तासी ने। और उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया था उस इतिहास का नाम क्या था? अर्थात जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, तो उसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुदी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, ठीक है, ये उनके इतिहास का क्या था? नाम था। अब गार सदासी ने अपना इतिहास कब और किस भाषा में लिखा था? अब ये इनकी शुरुआत कब की गई थी? इनकी शुरुआत की गई 1839 में, प्रथम भाग, और दूसरा भाग था उनका 1847 में। वो कौन से में था? फ्रेंच भाषा में, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है 1839, इसमें प्रथम और द्वितीय था 1847। और भाषा कौन सी थी पूछ ले तो फ्रेंच भाषा में। बहुत इम्पोर्टेंट। मूल ग्रंथ में सबसे पहले 738 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी उन्होंने अपने मूल ग्रंथ में 738 कवियों के बारे में जानकारी दी है। हिंदी के 72 है, इसमें हिंदी के कवि कितने हैं? इम्पोर्टेंट। यहाँ प्रश्न कैसे बन सकता है? गार सदैह तासी द्वारा लिखे गए इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में मतलब हिंदी के कितने कवि हैं? तो उसमें 72 कवि है। रामचंद्र शुक्ल इसे व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारते। अब रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य के क्या है कि उनके द्वारा ही ज़्यादातर इतिहास है वो प्रमाणिक माना गया है। तो उन्होंने केवल इसे एक बड़ा कवियों का संग्रह, संग्रह मतलब कवियों का संग्रह लेकर जो है ना उसको मात्र कहकर पुकारते कि इन्होंने बहुत सारे कवियों के क्या कर लिया? संग्रह कर लिया। तो व्रत मतलब संग्रह कहकर उन्होंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से पता चल गए। उसके बाद में शिव सी सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा? तो उनके बाद में शिव सी सेंगर है वो, उन्होंने क्या किया? इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो उनके द्वारा क्या लिखा गया देखो कि 1883 में, ठीक है। तो इतिहास के कालक्रम की दूसरी प्रक्रिया रही है वो शिव सी सेंगर के द्वारा रही है। इस पुस्तक में उन्होंने जो शिव सी सरोज था ना वो 1883 में लिखा गया था, ठीक है ना। इस पुस्तक में 1003 कवियों का, अब इन्होंने भी कुछ कम कवियों का संग्रह नहीं किया है, बहुत सारे ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा, किन से? गार सदैह तासी से भी ज़्यादा 1003 कवि लेखकों का क्या किया है? जीवन चरित्र लिखा है। उन्होंने उनके जीवन चरित्र लिखा है, ठीक है ना। इतिहास की बात करें तो किसी भारतीय विद्वान का ये प्रथम प्रयास है। अब बात करें तो ये लिखने का जो प्रयास है भारतीय विद्वान का सबसे पहला सार्थक प्रयास किया गया किन के द्वारा? शिव सिंह। चलो लिखने का प्रयास तो किया गया ना, 1003 कवियों की लेखकों का जीवन चरित्र भी लिखना कोई आसान नहीं होता,
ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा। तो उन्होंने इससे थोड़ा बड़ा व्रत संग्रह, कवियों का व्रत संग्रह की बहुत सारी कवियों को इन्होंने क्या कर लिया था, इकट्ठा कर लिया है, अर्थात वर्णन कर दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किन किन के इतिहास ग्रंथों को व्रत संग्रह कहकर पुकारा गया? एक तो शिव सी सेंगर के, और दूसरा गारसद तासी के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा? अब तीसरे विद्वान आते हैं वही हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो उनकी जो ग्रंथ था उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और इनके इतिहास का काल था 1888। 1883 किनका था? 1883 था शिव सी सेंगर का, ठीक है ना। और गारसदासी का 1839 और दूसरा 1847। इस प्रकार हमें सभी के इतिहास के बारे में जो लेखन प्रक्रिया शुरुआत की ना वो भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सीधे से कालक्रम से भी पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में। तो आजकल परीक्षा में पूछने का पैटर्न ये हो गया, तीनों का एक साथ में दे देंगे, गारसदासी का, शिव से सेंगर का और जॉर्ज अब्राहम गिरी का। इसमें कौन सा संगत है, यानी चारों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तभी एक क्वेश्चन आपका उसमें जो गलत है, संगत है, उसको आप पहचान पाओगे। तो परीक्षा का पैटर्न है वो बिल्कुल आजकल बदल सा गया है। जो वन लाइनर जो थ्योरी के रूप में आपको जो क्वेश्चन है वो आपको ये इस प्रकार ध्यान में रखने होंगे। चलो आगे बात करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक रूप में। किसके? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? तो उन्होंने 12 भागों में इसको विभाजित किया था। कितने भागों में? 12। तो सबसे उन्होंने कालक्रम के अनुसार जो लिखने का प्रयास किया था ना वो ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था? अब जो ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त है ना, उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का जो प्रयास किया था ना वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी किन के अनुसार? तो किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जाती है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। उन्होंने जो भक्ति काल था ना, हिंदी का जो काल था, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 काल थे। उन 4 काल में भक्ति काल को उन्होंने क्या कहा था? हिंदी साहित्य का मतलब इतिहास का भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी? उपलब्धि थी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और ये 4 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में एक साथ आते हैं और उनमें से एक ही पूछ लिया जाता है कि असंगत कौन सा है। तो आपको सभी प्रश्न आज के टाइम में ध्यान में रखने होंगे। मिस्र बंधु द्वारा रचित इतिहास का नाम? मिस्र बंधु विनोद। 4 लगभग 5000 कवि, इन्होंने अपने कितने कवियों को सम्मिलित किया था? लगभग 5000 कवियों को। और प्रकाशन वर्ष देखो 3 भाग, ठीक है ना। जो प्रथम 3 भाग है ना वो 1913 में। पूछ ले आपसे कि मिस्र बंधु विनोद के द्वारा जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, ठीक है ना, उसके प्रथम 3 भाग कब? तो 1913 में, और चतुर्थ भाग 1934 में। 1913 और 1934 आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। मिस्र बंधु का अर्थात होता है ये बंधु अर्थात 3 भाइयों ने इतिहास का वर्गीकरण किया था,
आप ये भी पूछ ले दिया जाता है परीक्षा में कि वो 3 भाई कौन कौन से थे, कौन कौन से थे आइए हम जानते हैं। तो मान लो कि किसी चीज़ का शुरुआत किससे होता है, श्री गणेश से, तो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, और बाद में श्याम श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो श्याम सुखदेव और गणेश, श्याम सुखदेव गणेश। तो शुरुआत गणेश से और फिर श्याम बड़े, फिर सुखदेव बड़े, तो 3 मिश्र बंधु है। इस प्रकार आपको 2-3 बार माइंडली ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया था? मैंने पहले ही कहा था कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं। हिंदी साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उन्होंने कहा था कि साहित्य है वो जनता की क्या है, चित्तवृत्ति का संचित जो प्रतिबिंब है, वो रूप है। इसलिए ये डेफिनेशन भी आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, किसी न किसी एक नहीं तो दूसरे में पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति सचित प्रतिबिंब किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नागरी पचारनी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा? ये हमारे रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इम्पोर्टेड, आप लिख लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का कब है? 1929। जो नागरी पचारनी सभा है ना, उनके शब्द सागर भूमिका में किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता। अब इनके इतिहास की प्रमुख विशेषता क्यों है, इनके इतिहास को ज़्यादातर क्यों प्रमाणिक मानकर जो माना गया है? तो कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना। अब इन्होंने जो कवि है, जो साहित्यकार, उनके जीवन चरित्र को मतलब प्रमुख स्थान नहीं दिया है, उनके द्वारा रची गई जो रचनाएं है ना, उनका साहित्यिक मूल्यांकन किया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता ये है। इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को क्या माना जाता है? प्रमाणिक माना जाता है। अब दूसरे कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें हम शॉर्टकट में HPDV कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या थे? ये बहुत बड़े आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल के। जहाँ जहाँ पर थे उनकी वो क्या करते थे? आलोचना करते थे। ये अपने मत के अनुसार उन्हें बताते थे। तो हिंदी साहित्य में जो ज़्यादातर डेफिनेशन है वो किन की पूछी जाती है? एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हजारी प्रसाद, यानी दोनों की महत्वपूर्ण जो भी उन्होंने बातें बताई है वो बातें क्या है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछ ली जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 90% जो भाषाएं होती है वो लगभग इन्हीं की पूछी जाती है। तो इनके द्वारा रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो किन की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, अर्थात हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब हुआ, ये उन्होंने अपने लिखी है, वो किन की? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, और उन्होंने हिंदी साहित्य को जो भक्तिकाल था, ठीक है ना, जो शुरुआती काल है उसको क्या कहा था? शुरुआती काल को उन्होंने कहा था आदिकाल कहा था। तो भक्ति काल से पहले, और किसी ने रीतिकाल की दी, किसी ने संधि काल दी, किसी ने चारण काल कहा, तो उन्होंने उसके आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल कहा, ठीक है। साहित्यिक प्रवृत्ति और परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिनिष्ठ किया? तो उन्होंने किन्होंने किया था? मैंने पहले कहा था, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्यिक प्रवृत्ति में परंपराओं के निर्माण में तो किन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते थे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ये उनके क्या माने जाते थे? सबसे बड़े आलोचक माने जाते थे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? अब आप इस प्रकार ये मत देख लेना कि ये जब पूछ ले जाएगी इस ये रचना हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास,
तो आप आलोचना के आधार पर देख लोगे, नहीं ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की, नहीं इन्होंने आलोचना की है, लेकिन आलोचनात्मक इतिहास जो रचना है ना वो किन की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डॉक्टर राम कुमार की जो रचना है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं, तो ये मानते कब है, 693 में, ठीक है ना। तो 3 के पहाड़े से देख लो, 6 और 6 के बाद में 9, तो इस प्रकार हम ट्रिकली याद रख सकते हैं कि राम कुमार 369 तो उनके अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब होता है, 693 के अनुसार। तो आप इम्पोर्टेंट ये समझ गए। राम कुमार वर्मा ने ही भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य, प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये भी साथ में रखना है आपको कि राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा है ना उनको संत काव्य और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की। हर रचना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो वैज्ञानिक से समझ लेना, डॉक्टर गणपति वैज्ञानिक। अब उन जैसे गणपति गणेश जी होते हैं चंद्रगुप्त ने, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना का वैज्ञानिक इतिहास गणपति या श्री गणेश करने वाले कौन थे, तो विज्ञान का श्री गणेश किसने किया था, गणपति ने, गणपति अर्थात गणपति चंद्रगुप्त ने। वैज्ञानिक इतिहास वैज्ञानिकता के आधार पर। हिंदी साहित्य का मान लो दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था, ठीक है ना। ये किनकी रचना है, हिंदी साहित्य यानी दूसरा इतिहास तो कौन लिख सकता है, बच्चन सिंह लिख सकते हैं, यानी उसके वचन ही दूसरे हो है तो वो किसी का मानने वाला नहीं होता है। तो कौन, इस प्रकार थोड़े से हम हमेशा प्रश्नों को किस प्रकार याद रख सकते हैं, अपने मस्तिष्क में केंद्र में कैसे रखें, उनको थोड़ा सा के आधार बनाओ, उनका जोड़ने की प्रयास करो कि किस प्रकार हम उसको जोड़ सकते हैं प्रश्नों किस आधार पर। जैसे मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वचन से वचन है, दूसरा मानने वाला है, यानी दूसरे वचन किसने दिए इतिहास का, तो वचन सिंह। हिंदी साहित्य संवेदना यानी महसूस, तो इस प्रकार हम भी महसूस, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किस इतिहास की समझ रचना है, तो राम स्वरूप संवेदना तो किसे महसूस होती है, राम को, राम स्वरूप जैसे चतुर्वेदी को। तो संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। मैं जो कह रहा हूँ बात आप समझने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि इतिहास की जो मानने वाले है ना बहुत है, सीधे से हम इसको समझ नहीं सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें अपना मस्तिष्क का ध्यान रखना होगा, किस प्रकार हम इन प्रश्नों को ध्यान रख सकते हैं, वो एक ट्रिक है हमारे। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हम साहित्य में इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या थी काल विभाजन और नामकरण की। भाई उनको कैसे छांटे, कौन से काल में दें और उनका क्या नाम दें, ये समस्या क्या थी, सबके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना। जो हिंदी साहित्य का जो हिंदी का विकास हुआ था वो किससे हुआ था, अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से क्या है, अलग मानना, ये इनके लिए सबसे क्या था, क्रांतिकारी कदम था। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय क्या बताई। अब ये देखो कि जो आदिकाल था ना, उस आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने अपनी 12 ग्रंथों के आधार पर उसको वीर गाथा काल कहा था, अर्थात वीर काल कहा था, ठीक है ना, वीर गाथा काल। तो उसका जो संवत है ना, संवत के अनुसार आप याद कर लो 1050 से 1375 वीर गाथा की जो समय बताई थी। आगे जो इम्पोर्टेंट आएंगे हम उसमें संपूर्ण बताएंगे किस प्रकार उन्होंने माना है। वीर गाथा काल के लिए
राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? अब ये वीर गाथा कौन सा काल है वो आपको ध्यान में क्या? आदिकाल है, ठीक है ना। आदिकाल को ही रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, ठीक है ना, शुरुआती वाला, सबसे पहले वाला। तो इसी काल को राहुल सांकृत्यायन ने उसको, ये सिद्धों को ज़्यादा महत्व देते थे, तो इसलिए उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा। तो वीर गाथा काल के लिए राहुल सांकृत्यायन द्वारा कौन सा नाम दिया गया? सिद्ध सामंत काल। थोड़ी बहुत आपने अगर पहले इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को ध्यान में रख सकते हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे ये, हाँ, कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, वास्तव में बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल का नाम, अभी ये सभी प्रारंभिक काल है ना, जो आरंभिक काल, उसी को ही लेकर सबने अपने अपने मत दिए हैं। तो किसी ने चारण काल माने, किसी ने सिद्ध सामंत काल माने, किसी ने वीर गाथा काल माने, किसी ने आदिकाल माने, ठीक है ना। तो चारण काल मानने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, हमने पढ़ा था ना उनका इतिहास 1888 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी के आरंभिक काल के लिए क्या नाम दिया? अब ये देखो, डॉक्टर राम कुमार, उन्होंने तो राम कुमार, राम के साथ जो कुमार है ना, तो इसमें समझ लो इन्होंने दो काल माने थे साथ में। कौन सा? जो वीर गाथा काल है ना, उसका एक तो उन्होंने पहले माना था संधि काल, और साथ में माना था चारण काल। तो संधि व चारण काल, ये दोनों काल किसने माने थे? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा के अनुसार संधि काल व चारण काल। अब केवल चारण काल किसने माना था? हैं? वो क्वेश्चन है अभी हमारे समक्ष आया था ना, डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है ना। केवल चारण काल और संधि व चारण काल है, दोनों साथ मानने वाले राम कुमार वर्मा थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य की विवेचना की है? तो जो साहित्य था वो कौन सा था? डिंगल साहित्य की, ठीक है। पिंगल साहित्य ना वो वीरगाथा काल के अनुसार था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज रसो, उसमें जो भी है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसी ने। अब देखो, आदिकाल को किसी ने आरंभिक काल का है और किसी को ने प्रारंभिक काल का है। तो आरंभिक और प्रारंभिक में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आदिकाल को किसी ने प्रारंभिक काल का है, वो है मिस्र बंधुओं ने। अब देखो, मिस्र बंधुओं ने हमने पढ़ा था ना उनका इतिहास है, तो लिखा था। तो पहला था 1913, उसके बाद उन्होंने लिखा 1934, दो भाग थे। ये तीन बंधु थे अर्थात भाई थे, जो पंडित गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन तीनों ने जो आदिकाल के प्रारंभिक काल है ना, उसको माना था, प्रारंभिक काल माना था, ठीक है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए आदिकाल, अब ये जो आदिकाल नाम था ना, अर्थात हिंदी का जो, अब किसी कोई प्रारंभिक काल कह रहे, कोई आरंभिक काल कह रहे, लेकिन ये जो काल था आरंभिक था, अर्थात पहला ही काल। उस पहले ही काल को किसी ने आदिकाल माना, किसी ने प्रारंभिक काल माना, किसी ने चारण काल माना, किसी ने सिद्ध सामंत काल माना, और किसी ने चारण काल और संधि काल दोनों साथ में माने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इनको आदिकाल ही कहा था, क्योंकि शुरुआती वाला आदिकाल ही है, और रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीरगाथा काल माना था, ठीक है। अब यही आदिकाल चल रहा है, तो आदिकाल के बीज वपन काल किसने कहा था? अब ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर, महावीर जिनका जन्म हुआ, बीज, तो महावीर क्या है? महान है। बीज वपन, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद। तो हजारी प्रसाद ने आदिकाल को कहा था आदिकाल ही, ठीक है ना, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल जो भी है।
ये आदिकाल के नाम से ही प्रचलित है। आप एक बार दो बार जरूर वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो जरूर समझ जाएंगे। इम्पोर्टेड क्वेश्चन है ये। आरंभी काल को अब बोलो वीर काल के नाम किसने पुकारा? अब वीर गाथा बोला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आरंभी काल को वीर काल से नाम से संबंधित जो वीर है काल कहाँ पूरे विश्व में, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। विश्व वीर काल है जो विश्व में कौन सा काल है? तो वीर काल है जो विश्व में कौन सा काल है? वो विश्वनाथ के अनुसार आरंभिक काल है ना, जो विश्व में वीर है काल। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। 2-4 बार क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ोगे। तो आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास नाम देखो किसने लिखा है? रीति काव्य की भूमिका ये नगेंद्र है साहब, ठीक है ना। इनको भी आप इम्पोर्टेंट लिख के चलना, परीक्षा में इनसे भी हमेशा अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम अब आया है। और जो रीति काव्य की भूमिका उसके रचनाकार नगेंद्र। हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार, अभी हमने जो पढ़ा था ना जो अब काल के नाम को सबने अलग अलग दे दिया, तो अब इतिहास भी तो सब अपने अपने अनुसार ही देंगे। अब राम कुमार ने माना था 693, तो राम के अनुसार कितने माना? 369 अर्थात 693। और राहुल सांकत्या जिन्होंने माना था कौन सा? सिद्ध सामंत काल माना था। और सिद्ध सामंत काल जो आरंभिक काल है तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 6769, ठीक है ना। तो 769 में राहुल सांकत्या ने इसके आरंभ माना था। जॉर्ज ग्रियर्सन 700 ईसा से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने पढ़ लिया था 1050 अर्थात 1050 से 1375 जो इनका था ना वीर गाथा काल था, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनसे 50 कम हजारी साहब, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बातें वो मैंने बता दी। और डॉक्टर नगेंद्र वो कब से मानते हैं? वो 7वीं शताब्दी से मानते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1184 गणपति 84, ठीक है ना। 1184 आप ध्यान में रख लो, गणपति है वो 1184, इसी प्रकार याद रख सकते हो भाई। सगुन का काम 11 होता है तो गणपति के लिए 1184। अब काल का पता कर लिया हमने, उनको मानने वाले विद्वान का भी पता कर लिया। अब ये मानेंगे उस काल के जो प्रथम कवि कौन है भाई। लिखा तो उसका काल का कवि तो होगा ही ना कोई। तो अब विभिन्न विद्वानों में ये जंग है वो छिड़ गई। किसी ने अपने मत के अनुसार किसी को माना, किसी ने उस रचना के आधार पर उसको माना, और फिर किसी ने उसकी आलोचना ही शुरू कर दी और फिर अपना मत दे दिया कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जानते ही हो, तो आपको ये तथ्य समझने पड़ेंगे। तो हिंदी का प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार स्वयंभू, उन्होंने स्वयं मान लिया। स्वयंभू सव्यत मानने वाले कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो स्वयंभू को मान लिया था। और ये वही राम कुमार वर्मा है, ठीक है ना, जिन्होंने संधिकाल और चारणकाल कहा था। सरहप्पा को किसने माना था? राहुल सांकत्य ने। ये कौन से काल मानने वाले थे? सिद्ध सामंत काल। पुष्य पुंड शिवसी सेंगर, इनका ग्रंथ आपको ध्यान में है इतिहास का 1883 में। शिवसी सरोज, ठीक है ना। और उन्होंने अपना कवि किसको माना था? पुष्य, जिसे क्या कहते हैं? पुंड भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। राजा मुंज ये मानने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज है वो हिंदी का क्या है? प्रथम कवि है। अब ये लो देखो,
इम्पोर्टेड काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कई बार परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है सबसे पहले वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। इन्होंने माना है भाई आदिकाल था ना, मैंने कहा था ना आदिकाल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल सबने कहा था, लेकिन अंत में आदिकाल ही था सबका। तो ये आदिकाल इनके अनुसार क्या था, वीरगाथा काल, जो संवत 1050 से 1375, और पूर्व मध्यकाल अर्थात इन्होंने कहा था भक्तिकाल को उन्होंने क्या कहा था, पूर्व मध्यकाल कहा था। ये इनके अनुसार था 1375 से 1700, ठीक है ना, 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी ये रीतिकाल है ना, उन्होंने पूर्व मध्य और पूर्व मध्य के बाद उन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल, जो रीतिकाल था ना ये 1700 से क्या था 1900। और गद्य काल, जिसमें गद्य का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, स्मरण, ये जो निबंध है ये था ना, ये आधुनिक काल है, यानी इसमें इस प्रकार की ज़्यादा रचनाएं होने लगी जो लेखक है। तो ये था 1900 से अब तक। जो वर्तमान जो आधुनिक काल था ना ये कौन सा है, गद्य काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल इन्होंने भक्ति काल को माना है, और रीतिकाल को उन्होंने माना है उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल है उन्होंने उनको क्या माने, गद्य काल। ये इम्पोर्टेंट इनके अनुसार। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है बताइए। तो उन्होंने शुरुआत किससे की थी, आरंभिक काल को संधि काल माना था, ठीक है ना, और शुरुआत में संधि माना था, और दूसरा उनका था क्या, चरण काल, ठीक है ना। ये ही उनका जो 1375, ये देखो 1050 से 1375 था ना, किनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 750 से 1375 जो होते हैं उनका पहला संधि काल, और फिर उनका क्या हो गया, चरण काल, ठीक है ना, समझ गए आप इस बात को। तो संधि काल था उनका 750 से 1000, और चारण काल था 1000 से 1375, और भक्ति काल था 1375 से, यानी इनका सेम टू सेम मिलता है। लेकिन उन्होंने यहाँ से 1050 से 1375 से पहले उन्होंने 750 से 1375 में 2 काल दे दिए थे, कौन से, संधि काल और चारण काल। आगे का सेम टू है, ठीक है ना, 1375 से 1700, और 1700 से 1900 उन्होंने रीतिकाल माना। आधुनिक काल है वो 1900 अब तक। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के दोनों के अनुसार आपने काल का इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। अब देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन थे। प्रारंभिक काल उन्होंने माना था गणपति 1184, ठीक है ना। अब 1350 तक तो यही रामचंद्र शुक्ल मानने वाले थे, तो 1184 से 1350 हो गया। अब 1350 वो मानने वाले थे 1700, ये इन्होंने मान लिया 1600, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल, ये बात पूर्व मध्यकाल माना था किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और उत्तर मध्यकाल उन्होंने 1700 माना था 1900 तक, और इन्होंने माना है 1600 से 1857, ठीक है ना, थोड़े पीछे चल रही है। और आधुनिक काल, जिन्होंने आधुनिक काल को उन्होंने क्या माना था, गद्य काल माना था, और उनके अनुसार 1900 से अब तक आधुनिक काल था, यानी गद्य काल था। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आधुनिक काल कब है, 1857 से, यानी उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था ना उसके बाद के लेकर जो भी रचनाएं रची गई थी ना वो उन्होंने माना है आधुनिक काल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार सीधा सा पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद में आधुनिक काल मानने वाले कौन से जो हैं विद्वान है, ठीक है ना, तो वो कौन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर नंगेंद्र के काल विभाजन का उल्लेख। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी, ये भाई देखो शताब्दी के अनुसार उन्होंने कहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य है ना, 14वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने आदिकाल माने। अब ठीक है, आरंभिक काल तो इनका क्या था, आदिकाल ही था। भक्ति काल उन्होंने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, मध्य तक। और रीतिकाल है वो 17वीं, अर्थात आचार्य रामचंद्र अनुसार 1700 लेकर 1900 तक क्या था, रीतिकाल था। तो यही रीतिकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, ठीक है ना। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से, ये 2 4 और आप भी पढ़ोगे ना
तो आपको भी इसी तरह आप बताने लग जाओगे कि उनके अनुसार कब है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब है, नगेंद्र के अनुसार कब है, राम कुमार वर्मा के अनुसार कब है, हिंदी का। ये 4-5 बार पढ़ने का ही नतीजा होता है कि बाद में थोड़ी सी हम तुलना करें, गहराई से अध्ययन करें, ध्यान रखें इन प्रश्नों को, तो हम कठिन लगने के बजाय ये बार बार इनको तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे तो सरल बन जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार 10वीं से 14वीं सदी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। अब ठीक है ना, अंत में इसको कौन सा कविकाल स्वीकार किया? आदिकाल। जो 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल था ना, वो कौन सा था? आदिकाल। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। अब भाषा की दृष्टि से ज्यादा कौन सी भाषा का यहाँ पर प्रभाव रहा? अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है ना। हिंदी का जो रूप है इसी से निकला है, ठीक है ना। अपभ्रंश से मिला जुला सभी भाषाओं से। ये कथन किसका था? ये कथन था इम्पोर्टेड हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, अब जो उत्तर अपभ्रंश है ना, उसको कहा किसने, क्या भाई ये तो पुरानी हिंदी है, इसे निकली, ठीक है ना। ये पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? पुरानी हिंदी कहने वाले तो भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। उन्होंने पुरानी कहकर छोड़ दिया, ठीक है ना। हिंदी के आरंभिक रूप को अवभट्ट किसने कहा? अब हिंदी का जो आरंभिक रूप बना था ना, ठीक है ना, तो उन्होंने अवभट्ट कह कर छोड़ दिया। तो अब बोला शंकर व्यास, भाई बोला है तो उसने पहले इसी बात को कह के छोड़ दिया कि हिंदी का जो आरंभिक रूप है वो क्या है? अवभट्ट है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी। बोला शंकर व्यास के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप है उसे अवभट्ट कहा जाता है, ठीक है ना। बोला शंकर व्यास के अनुसार। उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को अपने इतिहास में पूर्व और उत्तर हो गया ना, यानी जो अपभ्रंश भी थी था वो जो पूर्व और प्रारंभ की और फिर उत्तर की, ठीक है ना। तो उत्तर की अपभ्रंश की रचनाओं को अपने इतिहास में विवेचन करने वाले उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये थे, ठीक है ना। उत्तर अपभ्रंश से तात्पर्य है आरंभिक हिंदी। उत्तर अपभ्रंश से क्या है? जो हिंदी की शुरुआत हुई थी ना, वो ही आरंभिक हिंदी। शिव सी सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अब शिव सी सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना था पुष्य या पुंड को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि आपको पहले ही बताया था सरहपाद को माना था। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? शालिभद्र सूरी को। गणपति जिन्होंने 1184, ठीक है ना। और उन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, ठीक है ना। तो वो ही शालिभद्र सूरी को क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? समय यानी समय के अनुसार इन्होंने मान लिया। समय मानने वाले कौन थे? राम स्वयं में क्या है? मानने वाले थे, ठीक है ना। कवि समवे राम राम है वो समय को मानते थे, ठीक है। इस प्रकार याद करना, अपने कवि को मानते थे। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार जो कवि माना जाता था वो स्वयंभू था। और राम कुमार वर्मा ने ही सबसे आदिकाल को पहले क्या कहा था? आपको ध्यान में कमेंट में जरूर बताइए बार बार। तो उन्होंने कहा था संधि और चारण काल, ठीक है ना। और उनके काल भी बताया था, वो भी आप कमेंट करते रहें बीच में। आगे हम अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सर्वमान्य मत से हिंदी का पृथ्वी कवि कौन है? अब बताओ, अंत में स्वीकार किसे किया गया? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया, ठीक है ना। सर्वमान्य से हिंदी काव्य धारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो सरहपा की रचनाओं का संग्रह किया था राहुल सांकृत्यायन ने। आगे वाला प्रश्न क्या है? किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। तो
इस्लाम धर्मावलंबी की कवि की प्रथम रचना कौन सी है? अब्दुल रहमान कृत संदेश है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेड है आपके लिए किसी भी भारतीय भाषा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम किसे स्वीकार किया था? अब्दुल रहमान को ही। अब एचपीडी के अनुसार हिंदी का कवि जो माना गया था वो कौन सा माना गया था? वो माना गया था अब्दुल रहमान को। ये इम्पोर्टेड है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। हिंदी साहित्य का इतिहास कब माना जाता है? ये माना जाता है सिद्धों के साहित्य से। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? अब शुक्ल जी ने जो पुरानी हिंदी है उसको कहा था प्राकृतिक आभास, यानी प्रकृति के द्वारा जो आभास है हिंदी, या तो उन्होंने कहा था प्राकृतिक आभास है सबसे पहले शुरुआत में, और फिर उन्होंने कहा कि अपभ्रंश। ये बात कहने वाले पुरानी हिंदी को कहने वाले कौन थे? शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है ना। आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसे माना? प्राकृतिक अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है ना। ये साहित्य का आविर्भाव मानने वाले थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, प्राकृतिक अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उस समय भाई कोई गाथा कहने से किसका बोध होता था? प्राकृत का बोध था। वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा को पद्य समझा जाता था। अब कोई किसी को दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा को क्या कहा जाता था? पद्य समझा जाता था। अब समझ गए, पद्य होता है थोड़ा कठिन होता है, गद्य है जो आसान होता है, और जो भी बातें सरल सी बातें की जाती थी उसको क्या माना जाता? प्रकृति का आभास माना जाता। और ऊपर हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक आभास हिंदी या अपभ्रंश, ये बात किसने मानी थी पुरानी हिंदी को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मैंने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही ज़्यादातर प्रश्न है वो इम्पोर्टेड होते हैं। तो उन्होंने ये बात यहाँ पर फिर देख लो कह दी कि प्रचलित काव्य भाषा को पद्य समझाता था। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्राकृतिक आभास, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश का प्रचलित काव्य, पद्य काव्य, ये इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखना आपको। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका रूप में, यही बात अब इस प्रश्न को घुमा फिरा कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। किस साहित्य ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना? हिंदी साहित्य अपभ्रंश, और उन्होंने हिंदी साहित्य को अलग माना था, और फिर अलग मानकर उसकी पूर्व पीठिका रूप में कहा कि भाई हिंदी का विकास है वो इसे प्राकृतिक आभास या अपभ्रंश से हुआ है। तो उन्होंने उसको पूर्व पीठिका रूप में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार ये आपको हमारे द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हमें बताए कि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे लगे, और आने वाले समय में हम हिंदी साहित्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे वाले, जैसे भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके समक्ष लाने का प्रयास करेगा। छोटे से मंच के द्वारा आपके समक्ष वही प्रश्न लाने का प्रयास किया जाएगा जो जिसमें कुछ सार हो और परीक्षा के इम्पोर्टेंट से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो आज के साथ मैं इन्हीं के साथ विदा लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, अध्ययन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।